बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 55। सलमान शाहिद। सलमान शाहिद ने टैक्स ईयर 2024 में दो एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया है। फर्स्ट वन इज़ अ व्हीकल। ये व्हीकल मैनेजर के जो मैनेजर इंचार्ज है उसके इस्तेमाल में था, एंड दिस मैनेजर इज़ वर्किंग इन हिज गारमेंट फैक्ट्री। और इससे ये समझ आती है कि ये व्हीकल बिजनेस का व्हीकल है। इस व्हीकल को इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 7.8 मिलियन, लेकिन ख़रीदा था 8.1 मिलियन का, और टैक्स ईयर उन्होंने बता दिया 2021 है। सो दिस इज़ अ बिजनेस एसेट वेरी क्लियरली। और बिजनेस एसेट को जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके गेन और लॉस भी जो है बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में ही जाते हैं। तो हमें एक्चुअली वर्कआउट करना है कि कितना इसका गेन और लॉस बनता है। सो वी विल मेक इट्स वर्किंग। और इस व्हीकल की वर्किंग को बनाने के लिए हमें डेफिनेटली इसकी कॉस्ट से स्टार्ट लेना पड़ेगा। और कॉस्ट जो है हमें क्वेश्चन में बताई हुई है। और ये जो कॉस्ट है दिस इज़ फॉर टैक्स ईयर 2021। 2021 के लिए जो कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दी हुई है दैट इज़ 8.1 मिलियन। ठीक है जी। सो ये मैं मेंशन कर लेता हूँ, दिस इज़ द एक्चुअल कॉस्ट। ना इसको मैं एक्चुअल इसलिए लिख रहा हूँ कि अब हम अगर हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें अपने नोट्स को, तो हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस में जिस वक्त हम कॉस्ट के टॉपिक को अंडरस्टैंड कर रहे थे, एक्विजिशन एंड कॉस्ट, तो यहाँ पे हमने एक प्रोविजन ऑफ लॉ पढ़ी थी कि अगर कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो विच इज़ नॉट प्लाइंग फॉर हायर, यानी कि आप उसको किराए पर नहीं चलाते हैं, उससे किराया नहीं कमाते हैं, तो टैक्स लॉ ने उसकी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है अप टू ₹7.5 मिलियन। अब ये जो व्हीकल है जो यहाँ पे हमारे पास सवाल में है, अगेन दिस इज़ अ व्हीकल विच इज़ नॉट प्लाइंग फॉर हायर। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो टैक्स पर्पजेज़ के लिए जो कॉस्ट होगी वो दैट विल बी 7.5 मिलियन। तो हम 8.1 मिलियन से अपनी कोई भी डेप्रिसिएशन या कोई भी कैलकुलेशन नहीं बनाएंगे, हम वी विल सिंपली यूज 7.5 मिलियन, वी विल रिस्ट्रिक्ट इट। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैंने इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस बनाना है या नहीं बनाना। उसके लिए मुझे ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या ये एलिजिबल डेप्सिबल एसेट है या नहीं है। तो अगेन मुझे एसेट की डेफिनेशंस में जाकर देखना है कि एलिजिबल डेप्रिसिबल एसेट वो एसेट नहीं होता जो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर हो, यानी कोई ऐसा व्हीकल जो कि आप किराए पर नहीं चलाते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट बसेस होती हैं वो किराए के लिए चलती हैं, या कोई जो ये ट्रक्स वगैरह होते हैं तो आप उससे किराया कमाते हैं ना। तो ये रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल है विच इज़ नॉट प्लाइंग फॉर हायर, मैनेजर को दिया हुआ है, अपने मैनेजर जॉब करता है, तो इससे कोई किराया नहीं कमा रहे आप। तो ये उस लिस्ट में आता है जो जिनको एलिजिबल डेप्सिबल एसेट की लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। सो अगर ये एक्सक्लूडेड आइटम है तो इसका मतलब ये है कि एलिजिबल डेप्सिबल एसेट नहीं है, और इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करेंगे। सो नॉर्मल डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कैलकुलेट की जाएगी, और उसका रेट हमें हमेशा एग्जाम में डेप्रिसिएशन के रेट्स जो हैं वो दिए हुए होते हैं, और थर्ड स्केजूल में ये रेट्स गिवन है। और अगर हम व्हीकल्स के लिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन देखें तो वो 15% का रेट हमें टैक्स लॉ ने दिया हुआ है। सो 15% से हम इसका नॉर्मल डेप्रिसिएशन बनाएंगे, फुल डेप्रिसिएशन होगा इन ईयर ऑफ एक्विजिशन, और ये 15% से बनेगा 11,25,000। सो 11,25,000 रुपये विल बी द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। सो यहाँ से अब आप रिटर्न डाउन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि 63,75,000 बनती है। सो ये मामला हमने कंप्लीट कर लिया, ये हमने रिटर्न डाउन वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एंड वी आर डन विद आर टैक्स ईयर 2021। अब हम टैक्स ईयर 2022 में आ जाते हैं। सो टैक्स ईयर 2022 में क्या होगा। अगेन अब तो सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही वर्कआउट करनी है मुझे, क्योंकि इनिशियल अलाउंस का तो क्वेश्चन ही सिर्फ फर्स्ट ईयर में आता है, पहले साल जब आप एक्वायर करते हैं एसेट को। तो 15% से अब आप 15% बनाएंगे 63,75,000 का, और इसका जो 15% बनता है दैट इज़ 9,56,250। सो 9,56,250 आप माइनस करेंगे एंड यू विल गेट टू द रिटन डाउन वैल्यू, और इसको माइनस करने से बनेगा 54,18,750। सो नाउ वी आर डन विद आवर टैक्स ईयर 2022। अब हम टैक्स ईयर 2023 का कैलकुलेशन बनाते हैं। 24 तक हमने पहुंचना है।
सो 2023 में भी अगेन नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही होगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। और इस 54,18,750 का 15% आप बनाएंगे तो इट विल बी 8,12,813। डन हो गया जी। सो वी हैव आवर रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर 2023 एज वेल। सो ये जो रिटर्न ऑन वैल्यू है ये बना 4605938, 4605938। अब आ जाता है टैक्स ईयर 2024। सो टैक्स ईयर 2024 में क्या हुआ? टैक्स ईयर 2024 में आपने इस व्हीकल को डिस्पोज ऑफ कर दिया। सो आपने इसको बेचा है, और इसको बेचा आपने कितनी वैल्यू से? 7.8 मिलियन से। नाउ 7.8 मिलियन क्या होगा? कंसिडरेशन होगा। सो यहाँ पे हम कंसिडरेशन बनाते हैं जी 7.8 मिलियन, और इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न ऑन वैल्यू। टैक्स ईयर 2024 में मैं डेप्रिसिएशन नहीं बना रहा हूँ, इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि टैक्स लॉ ने मुझे मना किया है। टैक्स लॉ ने ये कहा है कि आप फुल ईयर डेप्रिसिएशन बनाओ इन ईयर ऑफ एक्विजिशन और नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो टैक्स ईयर 2024 में चूंकि डिस्पोजल है तो इसलिए मैं इसमें डेप्रिसिएशन नहीं बनाऊंगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो हमें याद रखनी है, और वो हमने डिस्पोजल एंड कंसिडरेशन के टॉपिक में पढ़ी थी, और वो प्रोविजन ऑफ लॉ क्या है? वो प्रोविजन ऑफ लॉ ये है कि अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर वाज मोर देन 7.5 मिलियन, कि अगर एक्चुअल कॉस्ट 75 लाख से ज़्यादा हो तो फिर कंसिडरेशन इस फार्मूला से कैलकुलेट करोगे आप। वो फार्मूला क्या है? एक्चुअल कंसिडरेशन को मल्टीप्लाई करो 7.5 मिलियन से और डिवाइड करो एक्चुअल कॉस्ट पेड। तो इसका मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल वैलिड एप्लीकेशन हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल हमारी जो कॉस्ट थी वो तो 7.5 मिलियन से ज़्यादा थी। ठीक है जी। तो मुझे यहाँ पे कंसिडरेशन की जो वर्किंग बनानी है वो 7.8 मिलियन को नहीं मैं ले सकता कंसिडरेशन, बल्कि 7.8 मिलियन जो कि मेरा एक्चुअल कंसिडरेशन है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 7.5 मिलियन से और डिवाइड करूँगा जो इसकी एक्चुअल कॉस्ट थी यानी 8.1 मिलियन से। ठीक है। सो ये तीन नंबर्स मैं इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूँ एक्चुअली। एक्चुअल कंसिडरेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7.5 मिलियन से, डिवाइड कर रहा हूँ एक्चुअल कॉस्ट से। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट टू द नंबर विच विल बी द कंसिडरेशन, जिसमें से मैं रिटन डाउन वैल्यू माइनस करूँगा। सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर बनेगा दैट विल बी 7,222,222। ठीक हो गया। सो ये है कंसिडरेशन फॉर टैक्स पर्पसेस। इसमें से अब हम माइनस कर देंगे रिटन डाउन वैल्यू ताकि वो गेन और लॉस वर्कआउट हो जाए। रिटन डाउन वैल्यू ये हमारे पास कैलकुलेट ऑलरेडी हुई पड़ी है टैक्स पर्पसेस के लिए। सो 4605938, 4605938, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड व्हाट वी गेट इज अ गेन ऑफ 2616285। ठीक है। ये एक्चुअली आपके बिजनेस इनकम का पार्ट बनेगा, क्योंकि ये एक बिजनेस एसेट है। नाउ अब हम सेकंड एसेट की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। नाउ सेकंड एसेट इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली अ मशीन जो कि इसने 3.5 लाख रुपए में बेच दी है। ये मशीन इंपोर्ट की गई थी मलेशिया से 19 लाख रुपए में, इंपोर्ट वैल्यू इन्होंने बताई भी आपको, लेकिन इन्होंने कहा कि ये डैमेज हो गई थी और इस्तेमाल नहीं हो सकी, अनफिट फॉर यूज़, यानी बिजनेस में एक दिन भी ये इस्तेमाल नहीं हुई और आपको इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़ गया। आपको 18,40,000 रुपये इंश्योरेंस क्लेम के मिले और 38,000 रुपये इस क्लेम को हासिल करने के लिए आपका खर्च हुआ। तो पहले तो इस एसेट की प्रजाति फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना कि ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखता है। तो हमें इसके लिए रेफ़र करना होगा कैपिटल गेंस के टॉपिक को, और वहाँ पे आप कैपिटल एसेट की डेफिनेशन देखोगे कि वो क्या है, कि प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय द पर्सन वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, और इसमें से एक्सक्लूड हो चुका है डेप्रिसिएबल एसेट। ठीक है जी। अब अगर तो ये डेप्रिसिएबल एसेट है, इफ द आंसर इज यस, तो फिर ये कैपिटल एसेट नहीं है, और अगर डेप्रिसिएबल एसेट नहीं है तो फिर इसका मतलब ये कैपिटल एसेट होगा, क्योंकि ये इन बाकियों में से भी कोई कैटेगरी नहीं बनती, क्लोजेस्ट जो है वो डेप्रिसिएबल एसेट बनता है। अब मैं वापस जाता हूँ और डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन अगेन जो मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस में पढ़ी थी उसको मैं जाके अंडरस्टैंड करता हूँ।
जो डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन है वो क्या है जी, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सो ये डेप्रिसिएबल एसेट की एक डेफिनेशन है सेक्शन 22 सब सेक्शन 15 में। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि इट इज़ यूज्ड होली और पार्टली बाय द पर्सन इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस डिराइव करने में इस्तेमाल होता हो, चाहे होली चाहे पार्टली, तो फिर हम उसको डेप्रिसिएबल एसेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ सिचुएशन क्या है कि ये तो आया ही डैमेज्ड कंडीशन में है, और हमने ये हमारे लिए अनफिट फॉर यूज़ था, और हमने इसका इंश्योरेंस क्लेम किया है, तो इसका मतलब ये डेप्सिबल एसेट की कैटेगरी से निकल गया। और फिर कौन सी कैटेगरी बचती है, वो फिर कैपिटल एसेट ही बचते हैं। तो मशीन जो है, जो मशीन यहाँ पे इसके पास है, मशीन, ये सबसे पहली चीज़ तो ये कि बिजनेस एसेट नहीं है, बल्कि ये एक कैपिटल एसेट है। और कैपिटल एसेट टैक्स लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक इसमें हमने क्या करना होता है, हमने करना ही होता है कि हमने कंसिडरेशन में से माइनस करना होता है उसका कॉस्ट। ठीक है, तो कैपिटल गेन्स वर्कआउट हो जाते हैं। ये भी अगेन मैं कोई अपने पास से नहीं कह रहा, ये टैक्स लॉ ने हमें कहा कि आप कैपिटल गेन वर्कआउट करने के लिए क्या करो, आप कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस किया करो, और इससे गेन और लॉस इजीली वर्कआउट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब जो कंसिडरेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये कि बिजनेस के हेड ऑफ इनकम में हमने जिस वक्त कंसिडरेशन पढ़ा था, डिस्पोजल एंड कंसिडरेशन, तो यहाँ पे सेक्शन 77 हमने डिस्कस किया था, और सेक्शन 22 भी था। ये आप अगर थोड़ा सा रिकॉल करें तो मैंने जब पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था कि सेक्शन 22 की जो प्रोविजंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ डेप्सिबल एसेट्स के लिए हैं। लेकिन सेक्शन 77 की जो प्रोविजंस हैं ये कैपिटल एसेट के लिए भी हैं और डेप्सिबल एसेट दोनों के लिए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सेक्शन 77 की प्रोविजन है, ये अगर आप देखें कि अगर एसेट जो है वो किसी वजह से इस्तेमाल के काबिल ना रहे, तो कंसिडरेशन में इंश्योरेंस क्लेम को शामिल किया जाता है। राइट, सो यहाँ से मैं अब ये डिराइव, ऑल्दो मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ कैपिटल एसेट पे, क्योंकि ये प्रोविजन किसकी है, ये सेक्शन 77 की प्रोविजन है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये सेक्शन 22 की प्रोविजन होती फिर मैं इसको ना लेता, क्योंकि सेक्शन 22 की प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ डेप्सिबल एसेट्स के लिए है। सो इंश्योरेंस क्लेम मेरे लिए कंसिडरेशन का पार्ट है। तो जो कंसिडरेशन मुझे जो इंश्योरेंस क्लेम बताया गया है सवाल में, वो अगर आप देखें तो वो 18,40,000 रुपये का इंश्योरेंस क्लेम है। और यहाँ पे हम कंसिडरेशन में इंश्योरेंस क्लेम जो है 18,40,000 रुपये ये इंश्योरेंस क्लेम लेंगे। इसके अलावा आपने जब इसको डिस्पोज ऑफ किया तो आपको कुछ प्रोसीड्स, आपने एक्चुअली भी इसको बेचा, इंश्योरेंस कंपनी ने तो सिर्फ लॉस का आपको वो दिया, खमियाजा आपको उन्होंने भुगता और आपको क्लेम दिया। लेकिन आपके पास जो मशीन थी उसको आपने 3.5 लाख में बेच दिया एक्चुअली। तो 3.5 लाख में जब बिका, तो जो प्रोसीड्स हैं वो भी आपके कंसिडरेशन का पार्ट हैं, 3,50,000 रुपये। अब कॉस्ट को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने इंपोर्ट वैल्यू दी हुई है, 19 लाख रुपए की इंपोर्ट वैल्यू है, और 38,000 रुपये आपके इंश्योरेंस क्लेम हासिल करने के कुछ चार्जेस हैं। ठीक है, सो 19 लाख और 38,000 रुपये। सो आपका जो इंपोर्ट वैल्यू है विच इज़ 19 लाख, ये बिल्कुल कॉस्ट का पार्ट है। और जो एक्सपेंसेस आपके हुए इंश्योरेंस क्लेम हासिल करने के लिए, ये भी चूंकि इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं, ये कॉस्ट का पार्ट है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 252,000। सो ये आपका जो गेन बना, दिस इज़ एक्चुअली योर, हम इसको बोलेंगे कि दिस इज़ कैपिटल गेन। और ये कैपिटल गेन्स का जो हेड ऑफ इनकम है वहाँ पे टैक्स किया जाएगा। जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की मदद से ये बताएं कि अप्रोप्रिएट हेड ऑफ इनकम कौन सा होगा और कितनी अमाउंट आप टैक्सेबल इनकम में शामिल करेंगे। सो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी कर ली हैं। और अगर अब आपका इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।